नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम पहले फेज के आखिरी शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछे गए जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। वहां से आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और कल तक आपको पहले फेज में जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुआ है उसकी प्रिंट फॉर्मेट में एक पीडीएफ मिल जाएगी, तो उसे भी आप लोग डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो करंट अफेयर से हम लोग शुरू करेंगे। देखिए, एक प्रश्न पूछा गया कि फरवरी 2022 में परम प्रवेग नाम का जो सुपर कंप्यूटर है ये आपके कहाँ पर कमीशन किया गया। तो ध्यान रखिएगा, कई सारे सुपर कंप्यूटर इस साल हमारे स्थापित किए गए हैं। परम प्रवेग की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में स्थापित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से अगर हम लोग परम गंगा की बात करते हैं तो ये आपके आईआईटी रुड़की में कमीशन किया गया। परम संगणक की बात करें तो आईआईटी कानपुर में कमीशन किया गया है। परम शक्ति की अगर हम लोग बात करें तो आईआईटी खड़गपुर में किया गया। परम सिद्धि ये आपके हुआ है सीडेक में। कहाँ पर? सीडेक में कमीशन किया गया। और आपको ध्यान रखना है कि ये जो परम सिद्धि एआई है ये हमारे भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। अगला प्रश्न पूछा गया कि विश्व जल दिवस यानी कि वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रश्न है। 22 मार्च को हम लोग विश्व जल दिवस मनाते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि 22 अप्रैल को हम लोग विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। और अगर हम लोग 22 मई की बात करते हैं तो 22 मई को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं। तो ये आपके सिमिलर हैं, इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि मार्च 2022 तक इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन थे। तो नरेंद्र ध्रुव बत्रा जो कि हमारे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के भी अध्यक्ष हैं, वो आपके इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। लेकिन जून 2022 में इस पद पर आपके कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में अनिल खन्ना को अपॉइंट किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, अनिल खन्ना आपके जून 2022 में अपॉइंट हुए हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात करें तो 1927 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार 2022 में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी किस राज्य में है। तो ये जो रिपोर्ट है वो आपके जनवरी 2022 में आई थी और जनवरी 2022 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आपको हरियाणा राज्य में मिलेगी। वहीं पर अगर हम लोग सबसे कम की बात करते हैं तो वो आपके तेलंगाना राज्य में है। और ये प्रश्न ऑलरेडी ग्रुप डी में एक बार पूछा जा चुका है। अब बात करेंगे स्टैटिक जीके की। तो देखिए, स्टैटिक जीके से एक कोई प्रश्न आया था गोम्पा से रिलेटेड। अब मोनास्ट्री से पहले भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं ग्रुप डी के एग्जाम में। तो अगर गोम्पा मठ से पूछा गया होगा तो ये मठ आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। अगर हम लोग बात करते हैं गोम्पा टेम्पल की तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश राज्य में मिलेगा। और अगर हम लोग बात करते हैं हेमीस गोम्पा मेले की या फिर हेमीस गोम्पा त्यौहार की तो ये आपके लद्दाख में आयोजित किया जाता है। ये सारे गोम्पा के बारे में आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था। कल ही आपसे पूछा गया था चितरंजन दास के बारे में जो कि पेशे से हमारे वकील थे। तो चितरंजन दास के साथ में मिलकर के 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि अनुच्छेद 21A का संबंध किससे है। ध्यान रखिएगा, या फिर प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा गया था कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में कौन से आर्टिकल को ऐड किया गया। तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 21A की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 86वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। और इस संशोधन के जरिए हमारे देश में जो भी 14 वर्ष की आयु तक के बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि वार्ड मेंबर जो होते हैं उनका चुनाव कितने वर्ष पर होता है, या फिर जो वार्ड मेंबर हैं इनका कार्यकाल कितने समय का होता है। तो अगर हम लोग वार्ड मेंबर की बात करते हैं
तो इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। और आपने पहले भी ये पढ़ा होगा कि जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था भारतीय संविधान में शामिल की गई थी, उसमें जो आपका आर्टिकल 243 का ई है वो पंचायतों के कार्यकाल के बारे में बताता है। और यहाँ पर ये भी कहा गया है कि अगर कोई पंचायत 5 वर्ष से पहले भंग हो जाती है तो उस स्थिति में 6 महीने के अंदर यहाँ पर पुनः चुनाव कराए जाएंगे। तो वार्ड सदस्य का जो चुनाव है ये आपके 5 वर्षों पर होता है। अगला प्रश्न पूछा गया, कुल्लू और कांगड़ा की जो घाटी है ये किस राज्य में है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये हिमाचल प्रदेश राज्य में है। और ग्रेट हिमालय और ऊपर जो हमारे जम्मू कश्मीर में हिमालय है, पीर पंजाल रेंज, उसके बीच में आपको कुल्लू और कांगड़ा की घाटियां देखने को मिलेंगी। फिर एक प्रश्न पूछा गया था, रिपीटेड है, कि पोंगल नाम का जो त्यौहार है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो पोंगल त्यौहार की अगर हम लोग बात करते हैं ये आपके तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि यह एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, यानी कि फसल कटाई का यह एक त्यौहार है। तमिलनाडु में आपके पुथांडु त्यौहार भी मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जल्लीकट्टू त्यौहार भी आपके तमिलनाडु में ही मनाया जाता है। बात करते हैं पोंगल की, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि सूर्य देवता को समर्पित यह त्यौहार है और इसके दौरान कुम्मी नाम का फोक डांस आपके तमिलनाडु राज्य में किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो हमारे यूनियन टेरिटरी हैं, यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो आपको ध्यान रखना है हमारे संविधान में एक अनुच्छेद है जिसका नाम है 239। तो इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। अनुच्छेद 239 के अंतर्गत ये प्रावधान है कि हमारे देश में जो भी यूनियन टेरिटरी हैं वहाँ का जो प्रशासन है वो राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाएगा और राष्ट्रपति के द्वारा वहाँ पर उपराज्यपाल या फिर प्रशासक की नियुक्ति की जाएगी। तो ये प्रावधान आर्टिकल 239 में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसे दीन बंधु के नाम से जाना जाता है? ध्यान रखिएगा, CF एंड्रयूज नाम के एक व्यक्ति थे जिनको हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के द्वारा दीन बंधु की उपाधि दी गई थी। और उसके बाद में दीन बंधु नाम से एक न्यूज़पेपर भी शुरू किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि गारो, खासी और जैंतिया की जो पहाड़ियाँ हैं वो आपके किसका हिस्सा है? तो देखिए, अगर हम लोग अपने प्रायद्वीपीय भारत के पठार की बात करते हैं तो ये जो पठार है ये आपके मेघालय तक फैला हुआ है। यहाँ पर आपको शिलोंग का पठार देखने को मिलेगा या फिर मेघालय का पठार देखने को मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि गारो, खासी, जैंतिया ये जो पहाड़ियाँ हैं वो हमारे प्रायद्वीपीय भारत के पठार का हिस्सा हैं। ध्यान रखिएगा, ये आपके हिमालय का हिस्सा नहीं है। आप सभी को ये पता होना चाहिए कि राजमहल से लेकर के शिलोंग प्लेटू तक ये फैला हुआ है और इसके बीच का जो हिस्सा है इसे हम लोग राजमहल गारो गैप के नाम से जानते हैं। फिजिक्स से एक प्रश्न पूछा गया कि एक चालक जो कि 220 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है और इसकी धारा 5 एम्पियर है, तो आपको शक्ति के बारे में बताना था। तो पावर की बात करें, इसका सिंपल सा फार्मूला होता है V × I। तो इसी फार्मूले का आप लोग यूज करेंगे, 220 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1100 वाट, या फिर आप कह सकते हैं 1.1 किलोवाट की यहाँ पर पावर होगी। अगला प्रश्न पूछा गया, हीटर का जो तार है वो किसका बना होता है? तो हीटर के अगर हम लोग तार की बात करते हैं तो ये तार आपका बना होता है नाइक्रोम का। किसका? ये तार नाइक्रोम का बना होता है। कल आपके तीसरी शिफ्ट में पूछा गया था कि जो हमारे घरों के वायर होते हैं वो किसके बने होते हैं? तो वो आपके कॉपर के बने होते हैं। वहीं पर अगर हम लोग हाई टेंशन तार की बात करते हैं तो वो आपके स्टील कोर के साथ में एल्यूमिनियम के बने होते हैं। नाइक्रोम की बात करें तो ये आपके निकल और क्रोमियम का एक एलॉय होता है। इसमें आपको थोड़ी सी मात्रा में मैग्नीज और आयरन भी देखने को मिलेगा। इससे पहले ग्रुप डी में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि ये जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है ये किस सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है? तो आपको ध्यान रखना है कि जूल का जो ताप प्रभाव है उसी के ऊपर हमारा जो हीटर है वो कार्य करता है। अगला प्रश्न केमिस्ट्री से पूछा गया कि CH4 यानी कि मीथेन का अणुभार कितना होता है? तो मीथेन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें आपको कार्बन का एक परमाणु मिलेगा, कार्बन का द्रव्यमान 12 होता है,
हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं, हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान है वो आपका 1 होता है। तो इस प्रकार से 12 और 4 को आप लोग ऐड करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, या फिर अगर हम लोग निकटतम जाएं तो 16.04 ग्राम प्रति मोल यहाँ पर अणुभार होता है मीथेन का। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी संयोजन अपक्रिया है। तो अपक्रिया के बारे में मुझे नहीं पता चला कि किस अपक्रिया के बारे में पूछा गया था। संयोजन अपक्रिया वैसे भी काफ़ी ज़्यादा आसान होती है, जब भी हमारे दो कंपाउंड मिल करके एक हो जाते हैं या दो एटम या दो अणु मिल करके एक होते हैं तो इसी को हम लोग संयोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे कि आपका MgO के साथ मिलकर के MgO बनाता है, कार्बन आपके ऑक्सीजन के साथ मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर के अमोनिया बनाता है। तो ये सारे संयोजन अपक्रिया के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिलकर के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करते हैं। एक प्रश्न और पूछा गया था कि जो सोडियम कार्बोनेट होता है इसका उत्पादन कैसे किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट यानी कि हम बात कर रहे हैं धावन सोडा या फिर वाशिंग सोडा की, तो इसका जो उत्पादन है वो आपके सॉल्वे प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। कैसे होता है आइए समझते हैं। देखिए, पहले आपका नमक, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी आपस में अपक्रिया करते हैं और इसके परिणाम स्वरूप सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है और आपकी अमोनियम क्लोराइड बनती है। इसके बाद में जो यहाँ पर हमारा खाने वाला सोडा बना है ये आपके टूटता है, तो टूटने के बाद में यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट बनता है, उसके बाद में जल बनता है और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। और अगला जो प्रोसेस है उसमें हमारा जो खाने वाला सोडा है वो आपके जल के 10 अणुओं के साथ में अपक्रिया करता है, फिर ये बनाता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और ये प्रश्न आपके कल पूछा गया था, तो ये तीनों रिएक्शन आपके लिए महत्वपूर्ण है, जरूर ध्यान रखिएगा इन तीनों रिएक्शन के बारे में। बायोलॉजी से एक प्रश्न पूछा गया था कि जो मानव में स्पर्म होता है उसका मार्ग क्या होता है। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि मानव में जो स्पर्म है उनका निर्माण आपके टेस्टिस या फिर टेस्टिकल में होता है। उसके बाद में ये इंटर करता है वास डिफरेंस में, वास डिफरेंस के बाद में ये सेमिनल वेसिकल में पहुंचता है, फिर आपके यूरेथ्रा में जाता है और फाइनली पेनिस के जरिए जो स्पर्म है वो आपके बाहर निकल जाता है। एक प्रश्न और शायद पूछा गया था, ये मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि किसका अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारी मिट्टी है उसकी संरचना, उसका किस प्रकार से इवोल्यूशन हुआ है, उसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इन सभी का जो अध्ययन है या इन सभी की जो स्टडी है उसी को हम लोग पेडोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो इतने प्रश्न मुझे प्राप्त हुए थे जिनको मैंने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा भी जो प्रश्न आपको पता है नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्योंकि जब इसकी PDF मैं आपको दूंगा तो उसमें उन सारे प्रश्नों को इंक्लूड करके आपको दिया जाएगा। अच्छा, पेडोलॉजी एक टर्म है, एक शब्द होता है पेडोगॉगी। तो नीचे कमेंट में आप लोग बताइए कि पेडोगॉगी का मतलब क्या होता है, ये आप नीचे कमेंट में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।